एक ऐसा लड़का जो बड़ा होकर टीचर बनना चाहता था, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के चलते उसको खुद 14 साल की उम्र में स्कूल को छोड़ना पड़ गया। जिसको खेत में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारना चाहता था, लेकिन सिर्फ एक वक्त का खाना खाने के लिए उसे 13 घंटे अपने पूरी फैमिली के साथ खेत में काम करना पड़ता था। और इन सारी चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होकर उसने 1-2 बार नहीं, पूरे 4 बार घर छोड़कर भागने की भी कोशिश की थी। अपनी एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए इसने कभी झाड़ू पोछा की, डिलीवरी बॉय काम किया, कभी मैकेनिक का काम किया, और इसको हर काम में सफलता से ज़्यादा नाकामयाबी का सामना करना पड़ा। इवन 22 साल की उम्र में शहर की गलियों में बेघर और बेरोजगार घूम रहा था, और उसी लड़के ने अगले 50 साल में 1 लाख करोड़ की कंपनी खड़ा कर दी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हुंडई के फाउंडर चंग जू यंग के बारे में। चंग जू यंग पढ़े लिखे नहीं, उनका कोई बड़ा बैकग्राउंड भी नहीं था। चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं जो आगे चल के मैटर करेंगी। साल 1900 के टाइम पे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों एक ही देश हुआ करते थे, और इन पे जापान हुकूमत करता था। और जापान जर्मनी के साथ मिलकर यूएसए और रसिया के खिलाफ वॉर कर रहा था, जो आगे चल के वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकेंड में तब्दील हो जाती है। देखिए, कोरिया जापान के हाथों गुलाम था, और यूएसए कोरिया को आज़ाद कराने के लिए अपनी मिलिट्री रेगुलर बेसिस पे कोरिया में भेजा करता था। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे। इसी बीच साल 1915 में कोरिया के टोंगचन शहर में एक छोटे से गरीब किसान परिवार में एक बच्चा पैदा होता है, जिसका नाम होता है चंग जू यंग। चंग जू यंग की फैमिली इतनी गरीब थी कि ये 7 भाई बहन और 2 माता पिता मिलकर पूरा दिन खेत में काम करते थे, फिर भी कई दिन इन्हें भूखा सोना पड़ता था। ना उनके पास अच्छा मकान था, ना उनके पास ढंग के कपड़े थे, और ना ही उनके पास सफिशिएंट खाना था। इवन वो इतने गरीब थे कि महज 14 साल की उम्र में चंग को अपना स्कूल छोड़ना पड़ गया। वैसे तो चंग और इनकी पूरी फैमिली खेतों में काम करती थी, लेकिन चंग जू यंग को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो ना गरीबी में जीना चाहते थे और ना ही खेतों में काम करना चाहते थे। उनका मानना था कि हम खेत में काम करके अपनी लाइफ कभी भी नहीं बदल सकते, और इसीलिए वो हमेशा दूसरे काम की तलाश में रहते थे। और जब खेतों में काम नहीं रहता था तो चंग जू यंग अपने भाई बहन के साथ मिलकर जंगल से लकड़ियां तोड़कर पास के शहर में बेचने जाया करते थे। और जब चंग शहर जाते थे तो देखते वहां पे इनसे कम मेहनत करके लोग ज्यादा पैसे कमा पा रहे हैं, और उनके पास अच्छे कपड़े भी हैं, ढंग का मकान भी है, और सफिशिएंट खाना भी है। और इस चीज ने चंग को शहर की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया। और इसी बीच चंग को एक खबर मिलती है कि टोंगचन से दूर एक कुवोन शहर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जहाँ पे लेबर्स की काफी ज्यादा जरूरत है। और ये खबर सुनने के बाद चंग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और वो उसी रात अपने एक दोस्त के साथ कुवोन शहर की तरफ घर छोड़कर भाग जाते हैं। और कुवोन पहुंचने के बाद चंग अपना लेबर का काम शुरू कर देते हैं। हालांकि उनके काम के बदले उनको उतना पैसे नहीं मिल पा रहे थे, रहने के लिए घर नहीं था, देखभाल करने के लिए माँ बाप नहीं थे, लेकिन फिर भी चंग बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो काम कर रहे थे जो वो सचमुच करना चाहते थे अपने लाइफ में। और ऐसे ही आप भी अपने लाइफ में जब वो काम करते हैं जो आप सचमुच करना चाहते हैं, तो भले ही आपको पैसे कम मिले, हर चीज आपके लिए सेटिस्फाई ना हो, लेकिन फिर भी आप अपने लाइफ में खुश होते हो, क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जो आप सचमुच करना चाहते थे या फिर करना चाहते हैं। और ऐसे ही चंग बड़े बड़े इमारतों को बनता देख बहुत ज्यादा खुश होते थे, और वो अपने लेबर के काम को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन ये खुशी उनकी ज्यादा दिन तक नहीं चली। ठीक 2 महीने बाद उनके माँ बाप उनको ढूंढते ढूंढते कुवोन पहुंच जाते हैं, और वो चंग को अपने साथ वापस टोंगचन लाते हैं, जहाँ पे चंग को न चाहते हुए भी फिर से उनको खेत में काम करना पड़ता है। अब चंग एक बार शहर का मजा चखने के बाद अब वो किसी भी हाल में गांव को छोड़ना चाहते थे। यूं मानिए कि शहर में बसना उनके लिए एक अब ख्वाब जैसा हो गया था, जिसको अब किसी भी हाल में वो पूरा करना चाहते थे। और चंग ठीक ऐसा ही करते हैं, और वो एक और रात दूसरी बार घर छोड़ के भागते हैं और पकड़े जाते हैं। फिर एक और रात वो तीसरी बार घर छोड़ के भागते हैं, लेकिन फिर से वो पकड़े जाते हैं। और ऐसे ही समय बीत रहा होता है। एक साल क्या होता है कि टोंगचन में काफी भारी अकाल पड़ जाती है, जिसकी वजह से चंग के फैमिली के पास कोई भी इनकम रिसोर्स नहीं बचता है। अब चंग ये सारी चीजें देख के काफी फ्रस्ट्रेट होके काफी दूर भागने का एक प्लान बनाते हैं, जिसके बाद वो साल 1933 में सियोल आ पहुंचते हैं।
जो कि साउथ कोरिया में है। अब चंग जैसे ही सियोल आते हैं और शुरू में इनको जो काम मिल रहा था वो काम को बड़े ही शिद्दत से करते थे, चाहे झाड़ू पोछा हो या लेबर का हो या फिर साफ सफाई का हो, जो काम इनको मिलता था उस काम को ये बड़े शिद्दत से करते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि कोई भी इनके पास एक सिक्योर जॉब नहीं थी। लेकिन ये भी दिक्कत इनकी तब खत्म हो जाती है जब इनको एक चावल की शॉप पे जॉब मिल जाती है। अब देखिए 19 साल की उम्र में चंग को सियोल के अंदर एक चावल की शॉप में डिलीवरी बॉय का काम मिल जाता है, जिस काम को ये बड़े ही लगन और मेहनत से करते हैं। और उनकी इसी मेहनत और लगन की वजह से जो शॉप का ओनर था इनकी काम से इम्प्रेस होकर उनको एक मैनेजर की पोस्ट दे देता है, जिसके बाद चंग अपनी मेहनत से उस दुकान की खूब तरक्की करते हैं। और साल 1937 में उस शॉप के ओनर की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद उस शॉप के ओनर ने चंग की मेहनत को देखते हुए बड़े ही कम कीमत में चंग के हाथों अपने शॉप को बेच देते हैं। और चंग महज 22 साल की उम्र में सियोल के एक चावल शॉप का ओनर बन जाते हैं, जो उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट होती है। अब देखिए चंग ओनर बनने के बाद अपने तरीके से दुकान को चलाने लगते हैं और अपनी इनकम और दुकान का एक तगड़ा ग्रोथ करते हैं। अब दुकान से चंग पैसा तो खूब कमा रहे थे, लेकिन दिक्कत उनके साथ एक ही थी कि वो जितना भी पैसा कमाते थे वो पूरा दुकान में वापस लगा देते थे, अपने लिए सेविंग्स के लिए एक भी रुपया नहीं रखते थे। और यही वजह थी कि उनकी उस इलाके की सबसे फेमस दुकान बन जाती है, सबसे एक अच्छी चावल की शॉप बन जाती है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन साल 1939 में चंग के दरवाजे पे एक बड़ी मुसीबत दस्तक देती है और वो थी जापानीज मिलिट्री। अब देखिए चाइना और जापान के बीच में किसी बात को लेकर वॉर शुरू हो जाता है और इस वॉर की वजह से कोरिया और जापान में चावल की तगड़ी शॉर्टेज पड़ती है, जिसके बाद से जापानीज मिलिट्री चंग के शॉप समेत कोरिया के बहुत सारे चावल शॉप को अपने कब्जे में ले लेते हैं और फिर चंग को ना चाहते हुए भी ये शॉप को छोड़ना पड़ता है और फिर चंग बेघर और बेरोजगार होकर वापस गांव चले आते हैं। और साल 1940 तक चंग गांव में ही रुकते हैं और वो बहुत सारे आइडियाज के बारे में रिसर्च करते हैं और वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि सियोल जाकर कार रिपेयरिंग यानी गैराज खोलने का डिसाइड करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि उनके पास एक भी पैसे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो 3000 वॉन का लोन लेते हैं और वो फाइनली एक गैराज खोलते हैं जिसका नाम होता है एडो सर्विस गैराज। और ये चंग का नया गैराज वाला बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, इसमें अच्छी खासी गाड़ियां भी रिपेयर होने के लिए आ रही थी। लेकिन बदकिस्मती से तकरीबन 1 महीने बाद गैराज में आग लग जाती है और चंग के गैराज समेत उसमें रखी सारी गाड़ियां भी जल जाती हैं। और फिर से चंग जहां से चले थे वहीं तो आते हैं, लेकिन इस बार उनके सर पे एक भारी नुकसान का कर्जा भी होता है। अब एक नॉर्मल आदमी की तरह चंग घबराने की वजह एक ठंडे दिमाग से सोचते हैं और वो गैराज खोलने के लिए फिर से 3500 वॉन का लोन लेते हैं और बहुत ही कम समय में नुकसान हुई गाड़ी की भरपाई भी कर देते हैं और अपनी लोन भी चुका देते हैं। और चंग के गैराज का बिजनेस इतना अच्छा चलता है कि इससे चंग खूब सारा पैसा भी कमा लेते हैं और यहाँ तक कि अपने अंडर में 70 से 80 लोग को एम्प्लॉयमेंट भी दे देते हैं। और यही नहीं, अपनी पूरी फैमिली को सियोल में शिफ्ट करा देते हैं और सब कुछ बहुत ही सही चल रहा था। लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम उनकी दरवाजे पे दस्तक देती है और वो प्रॉब्लम कोई और नहीं, जापानीज मिलिट्री ही थी। अब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था और इसमें जापान भी शामिल था और जापान को अपने हथियारों को असेंबल और रिपेयर करने के लिए बहुत सारे वर्कशॉप्स की जरूरत थी। तो उसने कोरिया के बहुत सारे वर्कशॉप्स को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया, जिसमें चंग का भी वर्कशॉप शामिल था। जिसके बाद से चंग को फिर से सब कुछ छोड़कर वापस अपने गांव अपने फैमिली के साथ लौटना पड़ता है। लेकिन पिछली गलती से सीख लेकर इस बार चंग ने 50,000 वॉन सेव करके रखे रहते हैं ताकि ऐसी आपदा में वो कोई दूसरा बिजनेस शुरू कर सके। 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था और इसी के साथ कोरिया पे जापान का हुकूमत भी। और उसी टाइम पे कोरिया 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। अब 1946 में जैसे ही हालात नॉर्मल होते हैं, चंग वापस से सियोल आते हैं और अपना कार रिपेयरिंग का बिजनेस शुरू करते हैं। बिजनेस पुराना होता है लेकिन इस बार नाम नया होता है। हुंडई ऑटो सर्विस के नाम से अपना नया गैराज खोलते हैं। हुंडई एक कोरियन वर्ड है जिसका मतलब होता है मॉडर्न। अब देखिए, जापान से कोरिया को आजाद कराने के लिए अमेरिका और रसिया दोनों ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी और जब कोरिया 2 हिस्से में डिवाइड होता है तो नॉर्दर्न एरिया में रसिया का इन्फ्लुएंस रहता है और साउथर्न एरिया में अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहता था, जिसकी वजह से प्रॉपर टाइम पे यूएसए और रसिया अपनी मिलिट्री कोरिया में भेजा करते थे, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था। और चंग ने नोटिस किया कि अमेरिकन फोर्सेस को काफी ज्यादा बिल्डिंग्स की जरूरत है, जिसके बाद से चंग जू यंग ने एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाया। जिसके बाद से साल 1947 में हुंडई सिविल वर्क्स के नाम से एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस चालू किया। कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने के बाद शुरुआती दिनों में चंग को छोटे मोटे काम मिलते थे, लेकिन साल 1950 आते आते चंग को रोड, ब्रिज, डैम जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगते हैं और सब कुछ बहुत ही सही चल रहा था। लेकिन एक और बड़ी मुसीबत चंग के दरवाजे पे दस्तक देती है और वो भी मिलिट्री ही थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया की।
अब देखिए, पार्टीशन के बाद से नॉर्थ कोरिया किसी बात को लेके रसिया की मदद से साउथ कोरिया पे अटैक कर देता है। अब चंग जैसे ही खतरा महसूस करते हैं, अपने पूरी फैमिली को लेके बुसान चले आते हैं। अब इंटरनेशनली कहीं पर भी वॉर हो, उसमें अमेरिका ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, और यहाँ पे भी साउथ कोरिया की मदद के लिए अमेरिका पहुंचता है। अब अमेरिकन सोल्जर्स को हेडक्वार्टर, कैंप, बिल्डिंग्स बनाने के लिए किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट डीलर की तलाश होती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट डीलर तो मिल रहे थे लेकिन जंगी हालात के चलते वो बीच में काम छोड़ के चले जा रहे थे। और चंग ने यहीं पे बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी और अपनी एक टीम बनाई। अमेरिका के सामने चंग ने एक ऑफर रखी, अगर ये लोग बाकी कॉन्ट्रैक्ट डीलर से थोड़ा ज्यादा पैसे अगर देंगे तो चंग किसी भी हाल में उस काम को पूरा करके देंगे। अब चूंकि अमेरिका के लिए कभी भी पैसे मायने नहीं रखता, इसीलिए डील डन होती है और चंग इनके हर काम को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करके देते हैं। और उनके इसी अच्छे काम की वजह से अमेरिकन के साथ उनका एक अच्छा वर्किंग रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है। अब चंग की अमेरिकन के साथ अच्छे रिलेशन यानी कोरियन गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशन। अब जब वॉर खत्म हो जाती है तो वॉर में बहुत सारे सड़कें और बिल्डिंग तबाह हुए होते हैं, जिसके बाद से कंट्री को रीबिल्ड करने के लिए सारे प्रोजेक्ट्स चंग को ही मिलते हैं। जिसके बाद से चंग की कंपनी हंडई ने कोरिया के लिए बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए, जैसे कि कोरिया का सबसे बड़ा डैम सोयांग डैम और सबसे बड़ा एक्सप्रेस क्युम्बू एक्सप्रेस वे। ये सब कारनामा इन्हीं की कंपनी यानी हंडई की ही देन है। जिसके बाद से चंग अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं, जब वो सारे सड़कें और बिल्डिंग्स बना रहे थे उसी बीच इनको गाड़ी बनाने का ख्याल आता है। और चंग पहले से भी मोटर मैकेनिक के लिए काम कर चुके थे, तो उनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस भी था। और देखते ही देखते चंग ने साल 1967 में हंडई मोटर्स कार कंपनी की शुरुआत की। जिसके बाद से चंग के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि इनके पास कार मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी नहीं होती है। तब ये फोर्ड कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि ये उनकी कोर्टिना कार को असेंबल करके साउथ कोरिया में बेचेंगे। लेकिन साउथ कोरिया का उस टाइम पे कार मार्केट सिर्फ 30,000 कार्स का था, जो कि किसी भी कंपनी को एक मेगा प्रॉफिट के लिए सही नहीं था। जिसके बाद से चंग ने इसको इंटरनेशनली इंपोर्ट करना चाहा, लेकिन फोर्ड के साथ ये रिलेशन उनकी टूट गई, क्योंकि फोर्ड नहीं चाहता था कि हंडई की कार इंटरनेशनल मार्केट में जाए। और ये रिलेशन टूटने के बाद चंग बिना घबराए अपने दूसरे पार्टनर की तलाश में लग जाते हैं। और चंग को ये कार मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी देने से फॉक्सवैगन जैसी बड़ी बड़ी कार कंपनियों ने मना कर दिया। और फाइनली उनके कुछ रिक्वेस्ट के बाद जापान की मित्सुबिशी मोटर्स कार कंपनी ने उनको ये टेक्नोलॉजी देने से राजी हो गया। और ये डील इतना ज्यादा सक्सेसफुल था कि इसके बाद हंडई अपने लोगो और अपने नाम से गाड़ियों को बेच सकता था। और इस डील के बाद चंग ने अपनी सबसे पहली कार इंट्रोड्यूस की, हंडई पोनी। ये कार उस टाइम पे काफी ज्यादा सस्ती थी, जिसकी वजह से ये लॉन्च होते ही अपने पहले साल ही साउथ कोरिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई और वहाँ का सबसे बड़ा कार कंपनी बन गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि साउथ कोरिया का कार मार्केट उस टाइम पे सिर्फ 30,000 कार्स का था, जो कि किसी भी कंपनी को एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए काफी नहीं था। जिसके बाद से चंग ने हंडई पोनी को इंटरनेशनली इंपोर्ट किया। अब हंडई पोनी साउथ कोरिया में जितना बड़ा सक्सेस था, ओवरसीज में उतना ही बड़ा फेलियर, क्योंकि अफोर्डेबल होने के कारण इस कार की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। रेगुलरली इसमें मैकेनिकल इश्यूज आते थे, जिसकी वजह से लोगों ने काफी ज्यादा चंग को ट्रोल किया। जिसके बाद से चंग ने सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक नई कार फैक्ट्री बनाई और साल 1982 में हंडई का इम्प्रूव वर्जन पोनी 2 लॉन्च किया। अब चंग का हंडई पोनी 2 वर्जन इतना ज्यादा सक्सेसफुल था कि अगले कुछ साल में चंग 4 लाख गाड़ियां बेच चुके थे और कनाडा और अफ्रीका जैसे देश में इसको खूब पसंद किया जा रहा था। और ग्लोबल लेवल पे हंडई एक बड़ी कार कंपनी बन चुकी थी, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा कार मार्केट यूएसए को क्रैक करना अभी बाकी था। अब चंग अपने कार्स को यूएस मार्केट में लॉन्च करने से पहले यूएस मार्केट को स्टडी करते हैं। उन्हें पता चलता है कि यूएस में सेकेंड हैंड कार की मार्केट काफी बड़ी है। चंग डिसाइड करते हैं एक सस्ती सब कॉम्पैक्ट कार लॉन्च करने की और फाइनली चंग ने यूएसए में हंडई एक्सेल कार लॉन्च की। शुरू में चंग के कार्स के मैकेनिकल इश्यूज की वजह से इनको काफी ट्रोल किया गया था, जिसकी वजह से हंडई एक्सेल पे चंग 5 साल की वारंटी भी देते हैं। अब ये कार इतना ज्यादा सस्ता था कि जितने में लोग अदर ब्रांड के सेकेंड हैंड कार खरीद रहे थे, उतने में हंडई एक्सेल एक नई कार आ जा रही थी। चंग की इस स्ट्रैटेजी की वजह से 1986 में यूएसए में इन्होंने 1,70,000 कार्स बेचे और यही नहीं 1987 में करीब 2,70,000 एक्सेल्स कार बेची और इन दोनों ही साल हंडई एक्सेल यूएसए की टॉप सेलिंग कार बन चुकी थी। अब हंडई यूएसए में इतनी बड़ी सक्सेस पाने के बाद एक के बाद एक माइलस्टोन अचीव करते गया और इंटरनेशनल लेवल पे एक बड़ी कार कंपनी की तरह गिने जाने लगा।
हुंडई की इतनी बड़ी सक्सेस के बाद चंग 72 साल की एज में कंपनी से रिटायरमेंट ले लेते हैं और अपनी सारी कंपनी को अपने बेटे के हवाले करते हैं। चंग के बेटे और भाई ने कंपनी को कंसिस्टेंटली आगे बढ़ाया और आज की दौर में हुंडई दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी है। आप में से ज्यादातर लोग हुंडई को सिर्फ एक कार कंपनी समझते होंगे, लेकिन आप जान के हैरान हो जाएंगे कि हुंडई में टोटल 42 अलग अलग कंपनीज अटैच हैं। हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज ये हुंडई के एक ग्रुप का एक कंपनी है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा शिप कंपनी है और ये काफी बड़े बड़े शिप्स बनाता है। हुंडई साउथ कोरिया के लिए भी बहुत एक अहम रोल प्ले करता है। आप खुद सोच के देखिए, जिस कंपनी की वर्थ तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपीस है, उससे कितने जॉब्स क्रिएट होते होंगे, उससे कितने लोगों का घर चलता होगा और देश के इकोनॉमी पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा। और इन सारी चीज की शुरुआत की एक चावल बेचने वाले, एक झाड़ू पोछा करने वाले, एक मैकेनिक बॉय की काम करने वाले चंग जू यंग ने।